हमको गाते हुए शिक्षा मंत्री ने सुना। तो मैंने कहा नहीं सर, तो क्यों नहीं सीखती हो? मैंने कहा कोई तैयार नहीं है घर में। तो उन्होंने पापा को बहुत समझाया कि आपके घर में सरस्वती पैदा हुई है। कि मैं 20 रुपया महीना पे एक दूसरी बच्ची को गाना सिखाती थी। उस पैसे में बड़ी मुश्किल से 5 रुपए मिलाए जाते थे, तब 25 रुपया महीना देकर मैं सीखने लगी। ऐसे परिवार में शादी हो गई जिसमें लड़का तो कुछ नहीं ही करता था और सारी बुरी आदतों का आदी था। तुमने नहीं, मैंने तुम्हें तलाक दिया। तुमने नहीं, मैंने तुम्हें छोड़ा क्योंकि तुम मेरे काबिल थे नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बेटियां। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। उठ हिम्मत कर, और ऐसी हिम्मत कर कि इतिहास तुम्हारी गवाही देने के लिए तैयार खड़ा रहे। कुछ ऐसा ही एक हमारी बेटी ने किया, विजया भारती, जिन्होंने ऐसी हिम्मत करी कि हर बेटी की आंखों में आंसू आ गए कि हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाए। हिम्मत इतनी दिखाई कि आज संगीत की दुनिया में भारत देश ही नहीं, विश्व भर विजया भारती की आवाज को सुनता है और विजया भारती के बारे में जानना चाहता है कि एक बेटी बिहार से निकलकर पूरे भारत देश में कैसे छा गई। एक ऐसे परिवार से जहाँ कुछ भी नहीं था, ना खाने के लिए ना पहनने के लिए। फिर उस बेटी ने ऐसा क्या किया कि आज बेटी के आगे नतमस्तक है पूरी दुनिया। चलिए चलते हैं आज बेटी यानी कि देश की बेटी विजया भारती के घर। देश की बेटियों का सफर आगे बढ़ता बढ़ता आज तो उस बेटी के घर पहुंचा है जिस बेटी को सुनना सभी चाहते हैं, और साथ ही साथ उस बेटी की आवाज दुनिया भर में अपनी सुर्खियां बटोरती हुई, सबके कानों को चीरती हुई दिल तक पहुंच जाती हैं। यानी कि आज हमारे साथ विजया भारती जी रहेंगे। बिहार से शुरुआत की, जैसा हमने आपको बताया कि आज बिहार की बेटी के पास चल रहे हैं, उनके घर आ गए हैं और थोड़ा वक्त आप लोगों के लिए निकालना जरूरी था क्योंकि देश की बेटी का प्रोग्राम है, एक बेटी की आवाज आप तक पहुंचे। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं बहुत अच्छी हूँ और नमस्कार हमारे सभी श्रोता दर्शकों को विजया भारती की ओर से। हमारा आपका परिचय पुराना है, आज एक नए रंग में राधिका के साथ। बिल्कुल, मैंने यही कहा था, बहुत पुराना नाता है दर्शकों के साथ आपका, लेकिन आज थोड़ा अलग अंदाज में मिलेंगे। बिल्कुल, और बातें भी बिल्कुल अलग अंदाज वाली होंगी। बिल्कुल करिए, अगर आपकी इजाजत हो तो। हाँ, अरे हम तो तैयार हैं। तैयार हैं, हाँ। ये तो अंदाज है आपका, जब भी जहां भी रहे तैयार हैं। बिल्कुल तैयार हैं। बिहार से ये बेटी जी इतनी चमक गई, हर कोई पूछने लगा क्या वो समय पहले ऐसा था इसलिए ये सितारा इतना चमक गया, या फिर टैलेंट इतना भारी था कि जिसने समय को पीछे कर दिया। देखिए, टैलेंट को की बात तो मैं नहीं कह सकती हूँ। टैलेंटेड लोग तो एक से एक दुनिया में भरे पड़े हैं जी। पर ये सरस्वती का मैं आभार मानती हूँ, बहुत उनकी कृपा है। उन्होंने जो भी कुछ बूंदें अपनी कृपा की मुझ में दी हैं, तो उसके बलबूते पर मुझे संघर्ष का हौसला मिला जी। और समय की बात है तो समय आज बहुत बदल गया है इस मामले में है। लेकिन तब बहुत रूढ़िवादी सोच थी लोगों की। मैं बिहार से हूँ, वो भी ब्राह्मण परिवार से। तो ब्राह्मण परिवार में तो ये सोच कि बहुत की बेटी बस थोड़ा बहुत पढ़ लिख जाए, शादी ब्याह कर दो, अपना साइन सिग्नेचर करना जान जाए, बस गाना बजाना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन जब बड़ी होती गई, वो टैलेंट बढ़ता गया, हौसला बढ़ता गया, तो एक सही समय पर जहाँ पर कि मुझे अच्छे गुरु से शिक्षा दिलानी चाहिए, जहाँ पर कि मुझे बहुत सपोर्ट मिलना चाहिए, वहाँ पे मुझे रोक लगने लगी। तो बहुत मन दुखी होता था, बहुत रोती थी। थोड़ा ऊपर वाले की भी कृपा रही होगी, तभी रास्ते बनते भी गए, चाहे बहुत मुश्किलों से बने। बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ पर पूछूंगी। आपने कहा कि एक ऐसे परिवार से आना, ब्राह्मण परिवार से, जहाँ गाना बजाना तो सपने में भी नहीं था, लेकिन फिर भी ये सपना देखा, हिम्मत तो करी, और आज उसी हिम्मत ने पूरी दुनिया के सामने आपको खड़ा किया। हर बेटी को ये हिम्मत करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए, और हिम्मत वन करो तो हिम्मत स्क्वायर बनता है। हाँ। और उसको उस हिम्मत स्क्वायर तक पहुंचोगे तो वो 4 गुना हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा। तो हिम्मत के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। हिम्मत वन करना जरूरी है, बहुत जरूरी है। यानी आपको पहला स्टेप लेना जरूरी है, सही रास्ता सही हो। क्योंकि मैं आपके बारे में जितना मैंने आपके बारे में जाना है, काफी गहरा इतिहास आपके इर्द गिर्द समेटा हुआ है। पिताजी टीचर हैं, लेकिन उनके हाथों से पढ़ाए हुए बच्चे आज इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, बड़े बड़े पद पर हैं।
लेकिन बेटियां उनकी संगीत ना करें, बाहर ना जाएं। हाँ। तो उन पिताजी को कैसे आपने समझाया? मैंने नहीं समझाया, मैं तो बहुत गिड़गिड़ाती ही रही। दरअसल मैंने 10th करके 13 साल की उम्र में ही 10th किया, क्योंकि 4th 5th मैंने पढ़ा नहीं। अच्छा, छोड़ दिया। नहीं, पढ़ने में बहुत अच्छी थी मैं। अच्छा, रिजल्ट बहुत अच्छा था। और हमने मकान क्लास 2 पास किया तो हमारा मकान ऐसी जगह शिफ्ट हुआ कि वो स्कूल छूट गया। अच्छा। तो जिस स्कूल में था वहाँ 5th से था, तो टीचर्स ने कहा ये बहुत तेज है, इसको 5th में डाल दो। कवर कर लेंगे। तो 13 साल की उम्र में मैंने 10th दे दिया। तो 10th के एग्जाम के रिजल्ट निकलने के पहले मैंने आकाशवाणी भागलपुर में ऑडिशन का फॉर्म भरा अपने साइंस टीचर की लेकिन मदद मैं से। नहीं मानती कि भागलपुर आप गई हैं या आपका परिवार लेकर गया। भागलपुर कैसे जाना हुआ? एक बार हमारे शहर में शिक्षा मंत्री आए थे, एक प्रोग्राम था हाँ। टीचर्स संघ का, शिक्षक संघ का। उसमें हमको गाते हुए शिक्षा मंत्री ने सुना, छोटी सी बच्ची आपको? को। हाँ, हाँ। ये 10th के पहले की बात है। अच्छा। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा सीखती हो? उनका नाम था कुमुद रंजन झा। जी जी, जरूर। हाँ। तो उन्होंने पूछा कि बेटा सीखती हो? मैंने कहा नहीं सर। तो क्यों नहीं सीखती हो? मैंने कहा कोई तैयार नहीं है घर में। तो बुला अपने पापा को। मेरा भाई दौड़ा गया, पापा को बुला के लाया। आपको शिक्षा मंत्री बुला रहे हैं। घर में थे पापा। बोले क्या बात है, काहे के लिए बुला रहे हैं भाई हमको? और एक तो हम टीचर ठहरे, ऊपर से शिक्षा मंत्री बुला रहे हैं। तो आए। हाँ। तो उन्होंने पापा को बहुत समझाया कि आपके घर में सरस्वती पैदा हुई है, हाँ। इसको आप सिखाइए। बहुत समझाया, बहुत समझाया। और भी बहुत लोगों के माध्यम से मैं अपनी पैरवी करवाती रहती हूँ। अच्छा। तब जाके बहुत मुश्किल से उन्होंने कहा अच्छा ठीक है सीखो। पर उसके लिए कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई गई। हाँ, बस ना हाँ मेरे भर पास दी। हारमोनियम था, न टीचर को देने के लिए फीस थी। हम बहुत गरीब थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं 20 रुपये महीने पर ये संघर्ष का एक हिस्सा है कि मैं 20 रुपया महीना पे एक दूसरी बच्ची को गाना सिखाती थी, छोटी बच्ची को। उस पैसे में बड़ी मुश्किल से 5 रुपये मिलाए जाते थे। तब 25 रुपया महीना देकर मैं सीखने लगी। क्या बात है। हमारे स्कूल के ही टीचर थे। हाँ। बहुत अच्छे गुरुजी थे हमारे पहले गुरुजी, हाँ। धनेश्वर मंडल जी। तो उनसे मैंने सीखा शुरुआत में। और बात बनने लगी स्कूल के प्रोग्राम्स में। फिर रेडियो में रिकॉर्डिंग के लिए बुलावा आया, पहली रिकॉर्डिंग के लिए। हाँ। 6 गाने गाने थे, मैंने 6 गाने गाए तैयार करके। हाँ। और बड़ी बात ये हुई राधिका कि उन गीतों की जरूरत ने मुझे एक गीतकार भी बना दिया। अच्छा। आज मैं जितना गाती हूँ उतना लिखती हूँ। हाँ। अभी हाल ही में मेरी एक किताब आई है, रंग पिया का सोहना 19 में। जी। और मेरी कविताओं का बहुत बड़ा संकलन कई भाग में आना बाकी है। हाँ। तो मैंने गीत बनाए कुछ पारंपरिक लिए और मैंने गाया। ऐसा मतलब आज के समय में किसी का एल्बम हिट हो जाए कोई कलाकार, तो जो पॉपुलैरिटी मिलती है वो मुझे एक पहले रेडियो प्रोग्राम से मिली। दिन रात मेरे गाने रेडियो पर, भागलपुर रेडियो से बज रहे हैं। अरे वाह। और उसके कुछ ही दिन के बाद भागलपुर के डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जी। उनकी तरफ से एक बड़ा आयोजन हो रहा था। उसके लिए मुझे जमालपुर भेज के आदमी बुलाया गया। वो पहला मेरा थोड़ा सा प्रोफेशनल और थोड़ा बड़ा मंच था मेरे जीवन का। जी जी। तो मैंने वहाँ जाके गाना गाया, पापा लेकर गए। हाँ। अच्छा, पापा मुस्कुराते हुए? हाँ, हाँ। लेकर गए। वहाँ भी मैंने झंडा गाड़ा। ऐसा गाया कि बस उनकी पत्नी उठ के रोते हुए आई और कलेजा लगा लिया मंच पे। हाँ, लेकिन इस सब के बीच में जब संघर्ष की बात हो रही है, बेटियों के हिम्मत की बात हो रही है, ऐसी बेटियों के माता पिताओं को भी समझाने की बात हो रही है कि ऐसा ना करें। मेरे माता पिता ने मेरी शादी कर दी 14 साल की उम्र में। मतलब मेरे रिश्तेदार, मेरी बुआ, मेरे चाचा सब पीछे पड़ गए। सब बहुत पापा को शिकायत करने लगे कि ब्राह्मण की बेटी कहीं मंच पर गाती है, 5-5 म्यूजिशियन के साथ, मर्दों के साथ बैठ के गाती है, ये है वो है, इसकी शादी कर दो नहीं तो बात बिगड़ जाएगी आगे। उन्होंने जैसे तैसे जहां तहां शादी कर दी, किसी काबिल आदमी से नहीं की। तो समझ लो कि मेरा संघर्ष 4-5 गुना बढ़ गया। मैं गाऊं कि मैं दुख झेलूं, कि मैं अत्याचार झेलूं, कि मैं विरोध झेलूं, कि मैं लोगों का कुछ से कुछ कह रहे हैं वो झेलूं। शादी हो गई थी? शादी हो गई 14 ईयर में, और 15 में मेरी एक लड़की हो गई। मैं बहुत पतली दुबली कमजोर छोटी सी लड़की।
वो ऐसे परिवार में शादी हो गई जिसमें लड़का तो कुछ नहीं ही करता था और सारी बुरी आदतों का आदी था। अच्छा। और उसके इतना बड़ा परिवार, गांव, खांटी गांव में, ऐसा खांटी गांव कि जिसके घर में टॉयलेट आज के डेट में भी नहीं है, मुझे सुनने को मिलता है। हाँ। जंगलों में जाना पड़ता था शौच वगैरह के लिए, पहाड़ में। हाँ। तो मेरा बहुत बहुत कष्ट झेला मैंने, परिवार वहाँ के लोगों का बहुत अत्याचार झेला, बहुत तकलीफ झेली, लेकिन हिम्मत नहीं हारी आप। हिम्मत नहीं हारी राधिका बहन, संगीत नहीं छूटा आपका? नहीं छूटा। बहुत मार पीट, आग से जला देना, जहर खिला दिया, क्या बात कर रहे हैं आप? सब कुछ किया। और मैं झेलती रही, लेकिन वहाँ से निकल के मैं पढ़ाई करती रही। आप निकले कैसे वहाँ से? किसी तरह, मतलब मेरे जमालपुर से वो 1 घंटे के रास्ते पर था, ट्रेन से जाओ तो आधा घंटा 45 मिनट। हाँ। तो 2-3 साल तक तो मम्मी पापा ने वहाँ रहते हुए भी थोड़ा सा सपोर्ट किया। अच्छा, शादी के बाद? शादी के बाद भी, लेकिन कि कुछ कोई बड़ा प्रोग्राम हो तो पापा बुलवा लेते थे या ले आते थे। अच्छा, संगीत के लिए? संगीत के लिए। हाँ। लेकिन मुझे आगे पढ़ने की इजाज़त भी नहीं थी, पर मुझे पढ़ना भी था। मैंने, बेटी हो गई थी? हाँ, तो वो सब करते हुए, सब संभालते हुए, बेटी को मम्मी संभालती थी, तो मैंने बीए किया। उस लड़के को भी बीए कराया गया जिससे मेरी शादी हुई थी। आपने? लोगों ने बोला कि हाँ, तुम्हारी बीवी इतनी अच्छी है, इतना पढ़ने में तेज है, तुम इंटर पास ही रह जाओगे। वो इंटर पास था, 3rd डिवीजन। हाँ। तो उसने भी दिया, वो फेल कर गया, मैं 1st डिवीजन पास हुई। ठीक है। और इस तरह से तो उसका जो है गुस्सा, उसका क्रोध, उसका अत्याचार बढ़ता गया। उसने मुझे समय समय पे बहुत मारा, एक समय पान में जहर डाल के धोखे से खिला दिया। मेरा एक कॉलेज में, मैं म्यूजिक से एमए कर चुकी थी जब, तो एक महिला कॉलेज में मेरा लेक्चरर के लिए अपॉइंटमेंट के लिए इंटरव्यू था। हाँ। उसमें जाना था, जैसे कल जाना है, तो आज 1 दिन पहले उसने मुझे जहर खिला दिया कि ये ना जाए। और उतना ही नहीं, जब मैंने पान चबाया और मुझे लगा कि इसमें कुछ है, चक्कर आने लगा और मैंने थूका, जहर था उसमें। तो उसके बाद जो मैं बिस्तर पे गिरी हूँ, तो मुझे आधी रात में हल्का हल्का होश आया। मैंने कहा, नींद में बड़बड़ा के कहा, बेहोशी में, मुझे जाना है, सुबह 7 बजे की ट्रेन है, मुझे कॉलेज में इंटरव्यू के लिए जाना है। उसने इससे ठीक यहाँ पे अगर कोई घूसे से मारे, अनगिनत फाइटें मारी। लेकिन उसके घर में भी एक बूढ़ा आदमी, उसके दादाजी सपोर्ट में, वो थोड़ा सा सपोर्ट करते थे। वो भी इसलिए, पैसे के बहुत लालची थे वो लोग, और बहू पैसा कमाएगी तो पैसा आएगा। बाकी लोग विरोध में थे। हाँ। चाहते थे पैसा कमाए, सब कुछ ये चाहते थे कि इससे पैसा जरूर आता रहे, इसके मायके से, इससे। बहुत लालची लोग थे। जी, समझ आया। तो उस आदमी की मदद से मैं किसी तरह कॉलेज इंटरव्यू के लिए पहुंचे। उधर से पापा पहुंचे और इंटरव्यू लेने कौन आया था तो मैं बताऊं? जी, शारदा सिन्हा जी। क्या बात है। तो मेरी हिम्मत बढ़ी उनको देख के। उसी साल उनका एल्बम हिट हुआ था और उनको बहुत अवार्ड वगैरह मिला था। तो उन्होंने उस कॉलेज में जब मेरा गाना सुना, तो कॉलेज प्रबंधकों को कहा, ये यहाँ नहीं रहेगी, आप ज्वाइन करवा लो। हाँ, इसका ठिकाना बहुत दूर है। हाँ। ये यहाँ नहीं रहेगी। जो भी है, मुझे तो नहीं पता था कि मैं वहाँ नहीं रहूंगी। मुझे नहीं पता था कि मुझे कल कहाँ जाना है। आप बस करते चले गए। करते गए। ससुराल का अत्याचार झेलते रहे, इसलिए कि कुछ समय बाद पापा मम्मी ने भी पैर पीछे कर लिया। कहा कि नहीं, तुम अपना जहाँ कर दिया, जो बोलता है वो लोग करो, छोड़ना है सब कुछ छोड़ के जाके बैठो, और नहीं तो हमारे बाकी बच्चों का जीवन खराब हो जाएगा। छोटी बहन थी एक, समझ रही, उसकी शादी में दिक्कत होगी, ये होगा वो होगा, ये चीजें बहुत होती है। हाँ। तो कुछ साल तक तो मैंने झेला, लेकिन तब तक झेलते झेलते 2-4-6 साल में इतनी हिम्मत और समझ आ गई थी कि मुझे क्या करना है। उसकी शादी हुई और उसकी विदाई हुई। उसके 2 दिन बाद, बहन की, उसके 2 दिन बाद मैंने अपने एक परिचित जिला शिक्षा पदाधिकारी थे, बड़े, हम लोग उनको बड़े पिताजी कहते थे जी। बहुत संगीत प्रेमी आदमी थे। उनको कहीं से भनक लगी थी कि इसको कष्ट है। एक दिन उनको मुझसे बात करने का मौका मिल गया। उन्होंने कहा, बेटा, जब भी तुम्हें लगे, तुम सिर्फ अपने सर्टिफिकेट्स
उठा के चले आना, और बाकी मैं देख लूंगा, फिर किसी की हिम्मत नहीं है, बाकी देख लेंगे। सब कुछ देखते समय उस आदमी से मुझे बड़ी नफरत थी जिससे शादी हुई थी। मैं समझ रही हूँ। बहुत नफरत थी। मैं मतलब उस शादी के बावजूद, बच्ची के जन्म के बाद से मैंने उससे किसी तरह का संबंध नहीं रखा था। बेटी ही साथ में ही रही। हाँ, हाँ। तो बहुत उसके लिए बहुत तंग करता था, बहुत घिनौना सा। समझ रही हूँ। उसके बाद मैंने 2 दिन के बाद अपनी अटैची उठाई, एक अटैची में कुछ कपड़े, एक अटैची में सर्टिफिकेट्स, एक उंगली बेटी को पकड़ा और रवाना। माँ भाई सब लोगों ने बहुत रोका। उस आदमी के नाम एक 4 लाइन का पत्र लिख दिया कि मैं तुम्हें हर तरह से मुक्ति दे रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, कभी नहीं रह सकती। तुम चाहे लीगल तरीके से जिस तरह से चाहो कर लेना जो करना है, मैं जा रही हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी अपने ढंग से जीऊँगी, तुमको जैसे जीना है जियो। उसने कुछ नहीं बोला? कुछ नहीं बोला। तो वो तो बहुत दूसरे किस्म का आदमी था। हाँ। उसको उसके माँ बाप को फिर दहेज लेकर और शादी करनी थी उसकी कहीं। अच्छा, तो उनको इतनी फर्क नहीं पड़ा? नहीं फर्क पड़ा, तो पड़ा या नहीं पड़ा पता नहीं, पर मैं चली गई। बहुत अच्छा किया। ये हिम्मत की बात थी, ये हिम्मत। आपकी हिम्मत, जज्बा हमारी बेटियां सुन रही हैं। हाँ, वरना मेरी जगह आपसे भी कहूंगी कि गलत न सहें, उसका विरोध करें, आपको बहुत झेलना पड़ेगा, आपको बहुत रोना पड़ेगा। और जिस दिन आप अटैची उठाएंगे, लेकिन ये तय कर लीजिएगा कुछ और अच्छा होगा, लेकिन डगमगाई मत। जब अटैची उठी, घर से बाहर कदम निकला, तो पता था कहाँ जाना है, हाँ, क्या करना है। उस समय तो पता था, लेकिन मैंने सब कुछ छोड़ा। बहुत अनाथ और असहाय महसूस कर रही थी कि कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में। ये नहीं समझ में आता मेरा कोई, सच में कोई नहीं था उस समय, सिर्फ बच्ची, 4 साल की बच्ची। हाँ। और मैं तो सीधा पहले पहुंचे बड़े पिताजी के पास, जो जिला शिक्षा पदाधिकारी थे। जी। आरा में। जी। पटना के बाद आरा है। आप वहाँ पहुँचे? मैं वहाँ पहुंची, तो वहाँ बड़े गर्मजोशी से उनके पूरे परिवार ने मेरा स्वागत किया। हाँ। चाची जो थी, सबने, उनकी बेटियों ने, मेरी हम उम्र बेटियां थी उनकी। लेकिन उसके बाद विजय भारती जी ने कौन सा ऐसा कदम उठाया? वहाँ पहुँच के पहले 2-4 दिन मुझे बहुत तेज बुखार आ गया था, तो 2-4 दिन मैं बीमार रही। पहले खुद को संभाला, सबने बहुत प्यार से रखा। थोड़े दिन, 2-4 दिनों के बाद मैं संभली। सबसे पहले डीएवी स्कूल ज्वाइन किया, कॉलेज की नौकरी तो छोड़नी पड़ी। डीएवी स्कूल ज्वाइन किया, 1-1.5 महीने इस डीएवी में पढ़ाया। और फिर चाचा जी के मदद से और मेरे प्रयास से गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में टीचर के पद पर मेरी बहाली हो गई। ठीक है, क्या बात है। तो उसके लिए मुझे पटना लगातार दौड़ना पड़ा, आवेदन देना पड़ा, सब कुछ करना पड़ा, लेकिन वो परमानेंट नहीं था, एडहॉक था, 3-3 महीने का एक्सटेंशन था। तो ये हुआ, ऐसे हुआ, वहाँ रहना हुआ। और वहाँ रहने के महीने भर बाद मैंने तलाक के लिए उसको पत्र भेज दिया। अप्लाई कर दिया। हाँ। मैंने कहा कि ये इतिहास में आज जाना चाहिए कि तुमने नहीं, मैंने तुम्हें तलाक दिया। हाँ। तुमने नहीं, मैंने तुम्हें छोड़ा, क्योंकि तुम मेरे काबिल थे नहीं, बिल्कुल नहीं थे। और मुझे लगता है कितना दर्द उसको हो रहा होगा, वो रो रहा होगा आपको नहीं कि आज कहाँ है आप, इज्जत आज रो रहा होगा। आज उस सरस्वती, आज क्या हो रहा होगा वो तो वही जाने, क्योंकि बहुत साल हो गए ना, मुझे उसकी कोई खबर है ना उसे पता नहीं। खबर तो भी मेरे बारे में तो जानता ही होगा, जानती है, तो वो भी जानता ही होगा। जो भी है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने पलट कर नहीं देखा उस दिन के बाद से, बस। और बड़ी आसानी से 1 दिन में हमारा तलाक हो गया। उसने कोई ना नुकुर कुछ नहीं। उस वक्त इतना था नहीं कि ठीक है, क्योंकि जब हम इंटरव्यू के लिए कोर्ट पहुंचे, 1 दिन से बुलाया गया। जज जो थे, जज ने जब मुझे रूम में बुलाया, अलग अलग दोनों को बुला के पूछताछ के लिए, उन्होंने मुझको देखते ही उठ के खड़े हो गए। बोले अरे आप? मैंने कहा जी। उन्होंने 20 दिन पहले पोलो ग्राउंड मुंगेर में कोर्ट था, मेरा स्टेज शो देखा था, जो कि बहुत सुपर हिट हुआ था। बोले आप, ये आदमी आप? मैंने कहा जी। वो हैरान। बोले आप, बहुत अच्छा डिसीजन है। फिर उन्होंने कहा बेटा, बोला, उन्होंने कहा बेटा
ऐसा है, जीवन बहुत बड़ा है, लड़की भी तुम खुद रख रही हो बच्ची को। मैंने कहा बच्ची मेरी है, हाँ। बच्ची को तो मैं नहीं दूंगी। उस पापी परिवार में जहाँ मेरा ये हाल अपमान है, हुआ तो बेटी का क्या तो होगा? अपमान नहीं, मतलब मार ही डालने का प्रयास था, तो बेटी का क्या होगा, मैं छोड़ नहीं सकती। बेटी आपने रखी। उन्होंने कहा कि तो तुम डिमांड करो उससे, मतलब भत्ता वगैरह जो भी जी, होता है, बेटी की सुरक्षा। सुरक्षा के लिए, अपने खर्चे के लिए, बेटी के लिए, उसकी उसके टोटल प्रॉपर्टी का आधा तुम्हारा हो जाएगा। हाँ, मैंने कहा जहाँ प्यार नहीं वहाँ कुछ नहीं। बिल्कुल। उसकी कोई भी चीज़ हराम है। वो तो अब मैंने आज तक उसकी आधी रोटी नहीं खाई है। हाँ, आज तक वो मेरे से लेता रहा है, मेरे परिवार से लेता रहा है। तो मैं क्या लूं? मैं क्या लूँ, उसके पास है क्या? मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तलाक के और बच्ची के। हो गया। एक दिन में हो गया। वो बहुत खुश। पता चला 4 दिन बाद उसने शादी कर ली। करीब साल भर बाद, साल भर तक तो हमारी जान पहचान रही। जब 3-4 महीने पे वो आ रहे आते थे, एक औपचारिक मुलाकात हो जाती। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद उन्होंने मुझे प्रपोज कर दिया शादी के लिए। हाँ, मैंने कहा मेरा तो ऐसा कोई इरादा नहीं है, मैं ऐसे रहना चाहती हूँ। हाँ, लेकिन उनका, वो अपनी जिद पर अड़े रहे, समझाते रहे। और मेरे नाना जी मुंबई से जमालपुर में आकर साल में 6 महीने रहते थे। वो मुझे बहुत प्यार करते थे। हाँ, नाना जी मुझे जुगनू बोलते थे। जी। तो बोलते थे और सच बोलते थे, ये जुगनू बड़ा चमकता है। हाँ, तो बोलते थे जुगनू जुगनू जुगनू। फिर उनको पता चला, उनको बड़ी चिंता थी कि मेरा जीवन अब आगे कहीं कैसे। शादी हो जाए। हाँ, मैं उनको पता नहीं कैसे दैविक शक्ति थी उनके पास कि क्या, बहुत पूजा पाठ में रहते थे। तो उनको पता चला कि ऐसे ऐसे है कोई आदमी ऐसा चाहता है। उन्होंने वो मिले, समझे, और 2-4 हमारे शुभचिंतक भाई और मिले। दोस्त टाइप के लोग। हाँ, तो उन सबों ने मिलके मुझ पर दबाव डालना शुरू किया कि जिंदगी छोटी नहीं है, कल को बेटी भी बड़ी हो जाएगी, तुम अभी इतनी छोटी हो, खुद ही इतनी छोटी हो, कैसे जीवन चलेगा, इतना अच्छा आदमी है और इतनी बड़ी बात कर रहा है, वो इतना बड़ा फैसला लेने जा रहा है, तो इसको ना नहीं करो। आखिर ये सिलसिला 92 से शुरू हुआ और 94 में मेरी शादी हो हो गई। गई। कामाख्या में देवी मंदिर में दिन में शादी जी। हुई, शाम को पार्टी वार्टी हुई। और तब से फिर 95 से हम दिल्ली चले आए। तब से यहीं आई। दिल्ली में आकर कई घर। आपकी बिटिया क्या करती? मेरी बिटिया एयरटेल भारती में सीनियर कंटेंट मैनेजर है। हाँ, हाँ, और वो कीर्ति नगर में है, उसकी शादी हो गई। और मेरे दामाद हैं एनडीटीवी में स्पोर्ट्स के हेड हैं, हाँ, कुमुद। जी जी। और 3 साल का छोटा सा प्यारा सा बच्चा है। क्या बात है, बहुत सुंदर। आई एम प्राउड ऑफ यू। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा इस लगा। तरह से आज, और ये जिंदगी। आज मेरा जीवन बहुत खुशहाल है। और मैं माजी, ऐसा नहीं है कि अतीत आदमी को छोड़ता है। अतीत के संघर्ष मुझे हमेशा याद रहते हैं, इसलिए मैं हमेशा ज़मीन पे हूँ। मैंने जो सोचा नहीं था उतनी उपलब्धियाँ प्राप्त की। और आप लोगों की दुआ से अभी जीवन का सफ़र बाकी है। आगे ईश्वर पता नहीं क्या क्या मौके देने वाले हैं। तो मैं ये कहूँगी अपनी सभी। आपको यकीन नहीं है कि आज आपने कितनी बेटियों के हाथों में वो चीज सौंपी है, कितनी बेटियों के पंख लगा दिए हैं और कितने परिवारों की आपने आंखें खोल दी हैं कि एक गलत कदम हमारी बेटी को कहाँ लेके जा सकता है। नहीं, गलत रास्ते पर मत चलना। कोई भी बेटी हो, अच्छा रास्ता चुनो। या वो संगीत में हो तो अच्छा संगीत गाओ, साफ सुथरा संगीत गाओ, मेहनत करो, हिम्मत करो। तब अगर कोई रोड़ा तुम्हारे रास्ते में रुकावट आता है तो उसका सामना करो, उसे प्यार से समझाओ। नहीं समझे और तुम्हें लगे कि तुम सही हो तो ज़रूर विरोध करो, हौसला बढ़ाओ। आज मैं, इतनी ताकत है मेरे अंदर, इतनी ताकत है। एक समय मैं बहुत कमज़ोर महसूस करती थी। कई बार आत्महत्या का ख्याल आया, कई बार मैंने कोशिश की, लेकिन फिर मुझे लगा नहीं, मुझे जीना है बच्ची के लिए। संघर्ष तो जीवन का कभी ख़त्म नहीं होता, आज भी ख़त्म नहीं है। आज भी मैं औरत हूँ तो
अब मेरे 2 बच्चे हैं, एक बिटिया तो अब वहाँ है, शादी हो गई, एक बेटा है, है। मेरे पति हैं। तो आज भी राधिका मेरे से बात करने आने वाली है, तो मैं सुबह 6 बजे से उठ के घर के काम करने में लगी हूँ। वो भी ये एक भी संघर्ष संघर्ष है। हाँ। मुझे कहीं स्टेज शो के लिए जाना होता तो मैं पूरा घर संभाल के सब करके जाती हूँ। शो के लिए अगर दिल्ली से बाहर जाना होता है, फ्लाइट से जाना है, तो अच्छा, मैं ये सारी बातों के बीच मैं नहीं चाहती आपके दर्द और उबल कर आए, लेकिन हमारी बेटियां और हमारे जितने भी लोग हैं वो चाहते हैं कि कितनी कंट्रीज में विजया भारती जाकर गा चुकी मैं है। अभी तक लगभग 22 देशों में जा और चुकी कितनी हूँ। भाषाओं में? 16-17 भाषाओं में गाती हूँ। 16-17 में? कितना सिंपल सा बोल दिया, 16-17 में। अरे ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। चलिए, जो पापा मुझे बहुत प्यार से लेके जाते थे, अब तो पापा नहीं रहे। अभी हाल ही में मई में पापा का देहांत हो गया। लेकिन पापा का बाद में दिल बाद में आज के डेट में पापा अभी तक, मतलब 2019 में पापा मेरे पास आए थे दिल्ली, अक्टूबर में 2 महीने रहे। उनके हाथों से ही मेरे किताब का विमोचन हुआ और आज के डेट में वो बहुत प्राउड फील करते हैं। क्या बात है। सभी रिश्तेदार जो भी विरोध करते थे वो सब सीना तान के कहते, विजया भारती हमारी बेटी, हाँ। हमारी भतीजी, हमारी बहन, हमारी भांजी। और सभी को यथासंभव जब भी जीवन में किसी तरह की जरूरत पड़ती है तो मैं मदद करती हूँ। मैं मुस्कुराते हुए आपसे एक डिमांड करूंगी। हाँ, हाँ। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं आपका गाना सुनना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, उसके बगैर तो कुछ भी हो नहीं अधूरा सकता। रह जाएगा। बिल्कुल, आइए। बिल्कुल, जरूर चलते हैं। हे हो पिया पिया, हे हो पिया, हे हो पिया, दुखवा कहलो न जाए, फाटे जिया पिया, हे हो पिया पिया, हे हो पिया, दुखवा कहलो न जाए, पिया फाटे हो जिया। तो उम्मीद करती हूँ हमारी तमाम बेटियों को बहुत सीखने को मिला है। तो चलिए, अगले हफ्ते फिर होंगे हम किसी एक बेटी के साथ। उस बेटी की आवाज आपके घर तक पहुंचेगी और वो घर है जहां आप बंधी हुई हैं। और ये सच है, मैं बार बार इसलिए कहती हूँ क्योंकि आज भी ऐसे ऐसे गांव हैं, ऐसे घर हैं जहां बेटियां बहुत कुछ करना चाहती हैं लेकिन करने नहीं दिया जाता। आप नहीं करने देंगे तो बेटियां कुछ कर गुजरेगी। एक मौका दीजिए और फिर हमारे सामने जो बेटी बैठी हैं ऐसी ही कुछ बनकर हमारी बेटियां दिखाएगी। नमस्कार।